नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको सिटी पैलेस लेकर आया हूँ। ये जग मंदिर पैलेस के बाद सिटी पैलेस के टूर के लिए है। तो इसके लिए आपको दो टिकट के ऑप्शन है, 50 रुपये या 300 रुपये। 50 रुपये आप देंगे तो आप म्यूज़ियम के अंदर नहीं, सिर्फ बाहरी बाउंड्री वॉल का विज़िट करके आ सकते हैं। अगर 300 रुपये देंगे तभी आपको म्यूज़ियम के अंदर एंटर करने दिया जाएगा। तो हम गणेश पुल से सीधे आप सिटी पैलेस के अंदर आ रहे हैं। तो उसके बाद सबसे पहले जो पड़ेगा फतेह पुल पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं बाहर का व्यू। जब हम सिटी पैलेस की तरफ जा रहे हैं तो ये ताज पैलेस होटल है, वाइट कलर का पूरा दिखाई देगा। और ये जो ऊपर की तरफ कोने में दिखाई दे रहा है वो सज्जनगढ़ पैलेस है टॉप में। तो अब हम सिटी पैलेस की तरफ एंटर कर रहे हैं। तो सिटी पैलेस की तरफ जब एंटर करेंगे तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे पहले जो पुल पड़ेगा वो फतेह पुल पड़ेगा। गणेश पुल के बाद फतेह पुल पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से। तो आप 1 2 3 4 5 6 से या 7 मंजिल तक का किला का व्यू लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। और ये झील का व्यू, इस झील के व्यू से सारे पिचौला लेक, दूध तलाई लेक और आपका गंगोर घाट, इन सब का व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर व्यू है। और जग मंदिर भी आपको यहाँ से दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि किस ऊंचाई पर है, कितने ऊंचा है ये सिटी पैलेस। आप इसकी हाइट का अंदाज़ा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं। और देखिए जब आप चलेंगे तो ताज फतेह प्रकाश पैलेस, इन्होंने एक पोर्शन को इसको ताज होटल को दे रखा है, उसी के नाम पर ताज फतेह प्रकाश पैलेस है। तो आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। और आप ये देखिए ये सारा ये पूरा सिटी पैलेस का व्यू है। बाहर से हम व्यू दिखा रहे हैं। जो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो पहले बाहर से व्यू आप देख सकते हैं, अंदर जाएंगे तो अंदर का व्यू आपको दिखाई देगा। ये महल संगमरमर और ग्रेनाइट से बना महल है। और ये इसकी नींव 1559 ईस्वी में रखी गई थी। इसको किसी संत ने महाराणा उदय सिंह को सलाह दी थी इसको बनाने के लिए। और ये टोटल 400 वर्षों में बने महलों का एक समूह है। तो आप इसको ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए सारा बहुत ही भव्य भवनों का समूह है। और ये सारा ग्रेनाइट और सफ़ेद पत्थर से बने भवन है सारा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। अगर आप जहाँ से टिकट लेते हैं, टिकट लेने से लेकर के मेन गेट की एंट्री तक लगभग 900 मीटर या 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, जिसको आप पैदल भी दूर कवर कर सकते हैं, या आपको इलेक्ट्रिक कार्ड मिलेगी, या इनकी जो ट्रेन होती है छोटी वाली उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक कार्ड या ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन पर साइड। तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली आप देख लें आपको क्या चूज़ करता है। आपको पैदल चलना है, इलेक्ट्रिक कार्ड का यूज़ करना है, या ट्रेन का यूज़ करना है। देख रहे हैं ये ट्रेन खड़ी हुई है, या इनकी ये इलेक्ट्रिक कार्ड है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या गोल्फ कार्ड भी है। तो जो आपकी सुविधा लगे आप उस हिसाब से देख लें। इसका किराया 50 रुपीज़ पर पर्सन पर साइड है, टिकट से लेकर के मेन गेट तक पहुँचने के लिए। अच्छा, सिटी पैलेस के मुख्य भाग में टोटल 11 महल हैं। और इन 11 महलों को बनाने में 22 राजाओं का योगदान रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हम मुख्य भाग में एंट्री कर रहे हैं। तो मुख्य भाग में 11 पैलेस हैं। और 11 पैलेस को बनाने में 22 राजाओं का योगदान रहा है। तो सबसे पहले जब हम एंटर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये जो सामने ये जो चौक दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं मानेक चौक। मानेक चौक उस समय राजा महाराजा इसमें दरबार लगाते थे और यहाँ पर उनके उत्सव हुआ करते थे। आज के दिन में ये भव्य रात्रि भोजन, संगीत समारोह और प्रदर्शनियों के लिए जाना जाता है। और ये पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है मानेक चौक। तो आप देख सकते हैं सारा मानेक चौक का व्यू है। अब मानेक चौक के थ्रू ही हम लोग तोरण द्वार से मेन पैलेस में प्रवेश करेंगे। और तोरण द्वार का भी तो यह तोरण द्वार का अपना अलग महत्व है, जिसमें जिन राजघरानों में राजकुमारियों की शादी होती थी तो राजकुमार अपनी तलवार से तोरण द्वार पर को छू करके तभी अंदर प्रवेश करते थे। और तोरण द्वार का होना बहुत शुभ माना जाता था और है। आज भी जो राजस्थान में शादियां होती हैं
तो लोग अपने घरों के आगे तोरण लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं उसका कितना महत्व है। 19वीं सदी से लेकर आज तक तोरण का इस्तेमाल उपयोग किया जा रहा है शादी विवाहों में, और 19वीं सदी से पहले सूरज पोल को ही तोरण पोल कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये सारा मानिक चौक का व्यू है, और मानिक चौक का व्यू देख सकते हैं जहाँ पर भव्य दरबार लगाते थे राजा लोग और अपने उत्सव संगीत किया करते थे। देखिए लिखा हुआ है मानिक चौक। तो मानिक चौक का अपना अलग महत्व है और काफ़ी बड़ा ये चौक है। आजकल यहाँ पर प्रदर्शनी, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और रात में बड़ी भव्य लाइटनिंग होती है। और ये आप देखिए तोरण गेट, यहाँ पर तोरण लगा हुआ है और देखिए अभी भी सजावट का काम चल रहा है। तो ये तोरण द्वार का अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अब तोरण द्वार से ही हम एंटर करके मेन भवन में एंटर करेंगे। और देखिए इस पर ऊपर नीचे अगर कोई आक्रमण करता था तो ये कीलें हाथियों के लगती थी और वो वापस लौटते थे। तो ये तोरण पोल का महत्व लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो विवाह के दौरान इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और तोरण पोल का निर्माण महाराजा श्री कर्ण सिंह ने 1620 से 1628 ईस्वी में करवाया था। तो इसमें एक गुम्बद भी होती है, तो आप जब जाएंगे तब देखेंगे। तो तोरण पोल से आप सीधे ही जब एंटर करेंगे, तोरण पोल पार करते ही आपको मोती चौक, जो चौक आएगा वो मोती चौक के नाम से प्रसिद्ध है। तो जब मोती चौक में जब आप एंटर करेंगे तो इसमें मेवाड़ का जो क्रमिक विकास दिखाया गया है राजाओं के द्वारा, वो सारा सीक्वेंस वाइज या क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर सारे महाराजाओं ने मेवाड़ के लिए क्या क्या योगदान दिया, वो सारा क्रम वाइज तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, वो सारा डिटेल में। तो आप उस सारी डिटेल को भी मैंने कैप्चर किया है, तो आप वो सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये जब तोरण पोल से एंटर करेंगे तो मोती चौक में जब आएंगे तो सारे जो मेवाड़ में जिन महाराजाओं ने योग दिया, किस किस ईयर में दिया, उनका नाम चित्र के साथ और उनका क्या क्या योगदान रहा, वो सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। और वो मैंने सारा कैप्चर किया गया है। आप देख सकते हैं महाराणा जगत सिंह फर्स्ट हैं, उन्होंने 1628 से 1652 ईस्वी में अपना ये योगदान दिया। उसके बाद महाराणा राज सिंह प्रथम ने 1652 से 1680 ईस्वी में अपना योगदान दिया। और वो सारे ये क्या क्या महलों में क्या क्या योगदान दिया उसका चित्रण भी नीचे कराया गया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। महाराजा जय सिंह का 1680 से 1698 ईस्वी में। तो पूरा क्रमबद्ध तरीके से, तो इस चौक का नाम मोती चौक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये उस समय ये सारा। फिर महाराणा अमर सिंह ने 1698 से 1710 ईस्वी में, ये देखिए ये इस महल का ये जो इन्होंने विकास करवाया उसका चित्रण है। महाराणा संग्राम सिंह 1710 से 1734 ईस्वी में द्वितीय ने। तो ये मैंने पूरा कैप्चर किया है, आप उसको आराम से। ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय का 1734 से 1751 ईस्वी में। तो मैंने सारा उसको पूरा कैप्चर किया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। आप ये महाराणा प्रताप सिंह का 1751 से 1754 ईस्वी में। ये महाराणा राज सिंह का 1754 से 1761 में, राज सिंह द्वितीय। महाराणा हरि सिंह 1761 से 1773 ईस्वी में। और ये उनके द्वारा ये जो महल में या शहर में क्या योगदान दिया गया उसका चित्रण भी नीचे है। महाराणा हमीर सिंह का 1773 से 1778 ईस्वी में। और ये महाराणा भीम सिंह का 1778 से 1828 ईस्वी में। महाराणा जवान सिंह का 1828 से 1838 ईस्वी में। और ये आपको मैं ऊपर ये देखिए ये चित्रण है। महाराणा सरदार सिंह का 1838 से 1842 ईस्वी में। उस समय अंग्रेज और उनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, वो भी लिखा हुआ है। तो ये सारा पूरा डिटेल कैप्चर है। तो इन्होंने मेवाड़ में किन किन राजाओं ने क्या क्या योगदान दिया इसके डेवलपमेंट में, विकास में और सिटी पैलेस को बनाने में। तो महाराजा सज्जन सिंह का 1874 से 1884 ईस्वी में। ये देखिए उस समय ये पहले से ऐसा लगता था। महाराणा फतेह सिंह का 1824 से 1930 ईस्वी में।
तो यही था इनके नाम पर ही आपने देखा हो, जब हम एंटर कर रहे थे तो फतेह पुल है, और फतेह पुल इन्हीं के नाम पर है। और अब 1930 से 1955 ईस्वी में महाराणा भूपाल सिंह ने, तो आप देख सकते हैं इन्होंने, और अब महाराणा भगवत सिंह ने 1955 से 1984 ईस्वी में इन्हीं के नाम पर ये फाउंडेशन, मेवाड़ फाउंडेशन बनाया गया। और यहाँ पर इसीलिए पब्लिक को अब इसमें एंटर करने की परमिशन मिली है इन्हीं के कहने पर ही। तो ये आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, पूरा उस समय का व्यू सिटी पैलेस का। अब हम आ रहे हैं मेन भवन में, अब हम एंटर करने के लिए जा रहे हैं। मोती चौक से निकल गए, अब हम मेन भवन में एंटर कर रहे हैं। ये सारा मोती चौक का व्यू था, जिसमें सारे महाराजाओं का जिन्होंने क्या क्या योगदान दिया 400 सालों में क्रमबद्ध तरीके से, वो सारा मेंशन किया गया है। और हम अब मेन हॉल में एंटर कर रहे हैं। जब सबसे पहले हम लोग जब मेन हॉल में एंटर करेंगे भवन के अंदर, तो सबसे पहले हमें शस्त्रागार मिलेगा या आर्मर डिपार्टमेंट मिलेगा, जहाँ पर आप शस्त्रों को देख सकते हैं, क्या क्या उस समय किस तरह के शस्त्र इस्तेमाल होते थे। पर आपको म्यूज़ियम में एंटर करने से पहले आपको अपनी टिकट को स्कैन कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप बाहर थे, तो बाहर की टिकट 50 रुपये है, और अंदर म्यूज़ियम में एंटर करना है तो आपको 300 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। और ये हाउस ऑफ मेवाड़ है, यहाँ पर मेवाड़ की वंशावली दी गई है कि किसके बाद कौन राजा रहे, क्या सीक्वेंस रहा, ये सारी मेवावली दी गई है। ये नाम के साथ दी हुई है, उधर चित्र और नाम दोनों के साथ अभी आपको आगे देखने को मिलेगी। तो आप ये सारी वंशावली देख सकते हैं। और इससे जब आप एंटर करें, देखिए ये हाउस ऑफ मेवाड़ है, ये इनकी वंशावली चित्र के साथ दी हुई है, उधर सिर्फ नाम ही मेंशन थे। तो ये आप सारा देख सकते हैं। ये आप मेन अब सिटी पैलेस म्यूज़ियम में एंटर कर गए हैं। इसकी टिकट 300 रुपये की जो मैंने दी, और अगर आप इसके बाहर ही रहते हैं तो 50 रुपये दे देंगे, आपको अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। अंदर एंटर करने के लिए आपको 300 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, और इसके बाद ही आप अब शस्त्रागार में प्रवेश कर सकेंगे। और इसके ये देखिए मेवाड़ के नरेशों का ऐतिहासिक वंश, ये सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने सारा कैप्चर कर लिया है। और इसके बाद आप शस्त्रागार में एंटर कर रहे हैं। शस्त्रागार में एंटर करेंगे, देखिए तो सबसे पहले आप ये तोप आ गई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं है मेवाड़ों का जो रहा है वो 400 साल का इतिहास रहा है। तो यहाँ पर 400 साल के अंदर, इतिहास के अंदर जो भी हथियार इस्तेमाल हुए हैं, वो सारे हथियारों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। पहले ये जो भवन है, पहले अतिथि के प्रतीक्षालय के रूप में यूज़ होता था। जिनको महाराज से मिलना होता था तो वो यहाँ पर ही उनका इंतज़ार करते थे, और इसी जगह पर उनको अपने हथियार जमा करने होते थे। आगे चल कर के इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया, और यहाँ पर वो सारे शस्त्रों का जमा करके बनाया गया। ये उस समय के महाराज थे, जो ऊपर कवच हैं, छाती के लिए, हाथों के लिए ये इस्तेमाल करते थे महाराज। ये देखिए ये सारे लोहे के, और वो जो सिर वाला वो जाली के बने हुए हैं, जिससे कान और सिर सुरक्षित रह सकें। तो ये सारे उस समय के सेफ्टी के लिए हथियार इस्तेमाल किया जाते थे। ये जो है ये जाली से बना हुआ लोअर पार्ट के लिए पजामा है, जो हमारे नीचे वाले हिस्से को सुरक्षित रखता था। और अब आ रहे हैं महाराणा प्रताप जी का असली हथियार, जो महाराणा प्रताप जी युद्ध में अपने हथियार इस्तेमाल करते थे, जो अपने साथ ले जाते थे। उसमें अभी आप आगे चल कर के देखेंगे कि वो हमेशा अपने साथ 2 तलवार रखा करते थे। एक वो अपने खुद के लिए, और एक दूसरे जो जिससे निहत्थे पर वार नहीं हो तो उसको निहत्थे को तलवार देने के लिए वो दूसरी तलवार रखते थे। इसलिए 2 तलवार, एक खुद के लिए, एक निहत्थे पर तलवार ना चलाएं तो उसको तलवार देते थे, जिससे कि वो खुद लड़ सके। और आगे चल कर के उनका भाला भी देखेंगे तो उनका भाला भी 28 किलो का भाला था, और जो उनकी पूरी ड्रेस थी, उस पूरी ड्रेस का वज़न ही 14.9 किलो का है। तो आप देख सकते हैं, इसमें देखिए 2 तलवारें हैं, भाला है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इन सब को देख लीजिए, जिनका मैंने सारा उल्लेख किया है। और अब इनके आगे उनके महाराणा प्रताप के प्यारे घोड़े अश्वचेतक की, जो चेतक के मुँह के आगे वो
जो हाथी की सूंड लगा दिया करते थे नकली, जिससे कि यानी जो दुश्मन के हाथी हैं उसको हाथी का बच्चा समझें और उस पर आक्रमण ना करें। तो अभी आप देखेंगे तो चेतक के मुंह के आगे एक नकली सूंड लगी हुई रहेगी। उसको लगाने का मतलब यही था कि दुश्मन के हाथी इसको अपना बच्चा समझ करके इस पर आक्रमण ना करें। तो इस तरह से अब वो अपने चेतक का ख्याल रखते थे। तो आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये देखिए अब उस समय के हथियार हैं सारे, और ये उनके कवच हैं। ये सारा देखिए विभिन्न प्रकार के हथियारों का भी है सारा संग्रह। मैंने अपना पूरा जितना हो सका मैंने मैक्सिमम कलेक्ट करने की कोशिश करी है। और देखिए कुल वज़न ये सारा दिखाया गया है। डैगर कटार का वज़न दिखाया गया है 451 ग्राम का। और ये सारे धनुष हैं, ये पोशाकें हैं। ये देखिए ढाल है, ये तलवारें हैं। मैंने हर चीज़ का वज़न दिया है। दंड दिया है, दंड है, पंच डैगर है। ये देखिए ये आगे हाथी देखिए नकली सूंड लगी हुई है। तो आप उसको देख सकते हैं जो मैंने बताया था। ये देखिए ये पूरा सेफ्टी कवच है जो योद्धा लोग या उस समय के महाराजा लोग इस्तेमाल करते थे युद्ध में। और देखिए ये कवच हैं, ये तीर हैं, भाले हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। हाँ, महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र सबका डिटेल में उल्लेख किया गया है। सबको पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, पर मैंने जितना कैप्चर किया सारा कैप्चर कर ऑलमोस्ट किया हुआ है। तो आप वो सारी चीज़ को पॉज करके धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ये देखिए ये जालीदार है छाती पे लगाने के लिए, ये ढाल है अपनी रक्षा करने के लिए। ये देखिए ये सारा हाथों के लिए सारी चीज़ का डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे धीरे धीरे पॉज करके। ये देखिए तो सारा कुछ आपको सारे उस समय किस तरह से ये लोग, ये देखिए चेस्ट पर लाने के लिए ढाल हो गए। आप देख सकते हैं ये देखिए ये सारी तलवारें हैं। और ये देख कवच है सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए, आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, छाती को प्रोटेक्ट करने के लिए। तलवारें, भाल हैं और तुम्हारी हथौड़ी नहीं सॉरी कुल्हाड़ी। और ये देखिए हाथ को छुरे भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इन सब का डिटेल भी नीचे मैंने कवर करने किया, पर लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से वो सारा डिटेल क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि लाइट के इफेक्ट फिर मोबाइल का लाइट, तो वो सारा चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। पर ये सारी चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो आप ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। पूरा उस समय के हथियार थे और काफ़ी हमारे यहाँ के बहुत ही। ये देखिए अब ये तलवारों का कलेक्शन आ गया, उस समय की तलवारें। और तलवारें 3-3, 6, 4-4, 5-5, 6-6 फुट की तलवारें आपको यहाँ पर मिलेंगी देखने को, आप देख सकती हैं। और ये देखिए सारे हथियारों का नंबर वाइज हथियारों के नाम लिखे हुए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और वही उसी नंबर से हथियारों का नंबर 1, 2, 3, 4 डाला गया, उसी सीक्वेंस से उसमें शोकेस में लगाए गए हैं। देख सकते हैं, देखिए 2 नंबर दिखाई दे रहा है आपको, 5 नंबर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सारे नंबर का मैंने कलेक्शन करा हुआ है। तो आप पॉज करके धीरे धीरे देखेंगे तो आपको सारा पहला वाला ऊपर 1, 2, 5, 6, 7 नंबर हो गया। उसी सीक्वेंस से आपको ये सारा हथियारों का कलेक्शन मिलेगा। 9, 10, 11, 12 मैंने पूरा कलेक्शन करने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हैं जिस सीक्वेंस से लिखा हुआ है नंबर वाइज, उसी सीक्वेंस से सारे 17, 18 ये सारे हथियारों का कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तोड़ादार बंदूक ये सबसे ऊपर है। उसमें आप उस समय तोड़ादार बंदूक, उस समय गोलियां नहीं होती थी, तो बारूद भर करके इन बंदूकों को भराया जाता था। तो तोड़ादार बंदूक आप देख सकते हैं सारी बारूदों से चलती थी, गोलियों से नहीं चलती थी। तो ये सारा डिटेल कलेक्शंस हैं। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। अभी आपको और भी कलेक्शंस काफ़ी यहाँ पर अच्छे कलेक्शंस हैं। ये आपको इतने कलेक्शन बहुत कम जगह मिलेंगे देखने को। तो ये देखिए ये भी हमारे सीक्वेंस से सारा कुछ लिखा हुआ है और उसी सीक्वेंस से आप आगे देख सकते हैं।
ये देखिए सारे हथियारों का कलेक्शन A to Z है, सीक्वेंस वाइज है, सारे नाम का मैंने धीरे धीरे करके सारा कलेक्शन कराया गया, तो आप वो सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट अंदर एंटर कर रहे हैं तो जो रामपोल आएगा, रामपोल में जब एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी की प्रतिमा मिलेगी, जिसको महाराणा कर्ण सिंह ने 1628 ईस्वी में स्थापित किया था। और ये देखिए, ये इस वक्त लक्षराज जी उनकी मूर्ति है, इस वक्त करंट में यही हैं यहाँ के राजा या इस महल के ऑनर आपसे कह लीजिए। देखिए गणेश जी की मूर्ति आ गई, इसको 1628, इसके बगल में लक्ष्मी जी की मूर्ति है। अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं और ये देखिए कृष्ण जी की मूर्ति है। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो देख रहे हैं साइड में जो टाइल्स का काम हो रहा है, ये टाइल्स 1920 ईस्वी में इंग्लैंड से मंगाई गई थी, इनको विक्टोरिया टाइल्स भी कहते हैं। और ये जो आपने देखा भगवत मेवाड़ सिंह जी हैं, इन्होंने ही इसको राजमहल को संग्रहालय के रूप में कन्वर्ट किया। तो यही राजा थे जिन्होंने नहीं इसको म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया। तो अब हम आ गए हैं एक नए आंगन में, इसको राज आंगन भी कहते हैं। यहाँ पर राजा महाराजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था। इसके बाद हम जब आगे मूव करेंगे इसमें, तो आगे जब आएगा इसमें पेंटिंग कक्ष आएगा या पेंटिंग रूम आएगा, जिसमें हल्दी घाटी से रिलेटेड युद्ध की तस्वीरें बनाई गई हैं और दिखाई गई हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम जब हल्दी घाटी रूम में एंटर करेंगे, तो हल्दी घाटी रूम या हल्दी घाटी गैलरी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो आप उन चीज़ों को देख पाएंगे। तो ये हल्दी घाटी रूम में हमारी या हल्दी घाटी गैलरी में हमारी एंट्री हो गई है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो एंट्री आप देख सकते हैं। तो इसमें आप यही देखिए, ये महाराणा प्रताप हैं का ये फ़ोटो है, उसमें महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में भीलों का ज़माना है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट फ़ोटो में आ गए, महाराणा प्रताप को अपनी स्वामित्व का, ये यहाँ के सेनापति या जमींदार हैं, अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए, और ये इस समय महाराणा प्रताप फौज को अपना भाषण देते हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट ये सारा उस समय का चित्रण अभी तक रखा हुआ है। महाराणा प्रताप ये युद्ध में लड़ते हुए, और देखिए महाराणा प्रताप ने मानसिंह जी पर अटैक कर दिया क्या, उनके हाथी के ऊपर ही उनके घोड़े चेतक ने अटैक कर दिया, और हाथी ने अपने सींग से चेतक का पेट फाड़ दिया था। तो अपने महाराज को सुरक्षित बताने के लिए चेतक 22 किलोमीटर तक पैदल भागा और उसने नदी क्रॉस करके महाराज को सुरक्षित कर दिया। इस केस में चेतक की जान चली गई। तो वो सारा तो चेतक की स्वामी भक्ति से इतने थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि महाराणा प्रताप सिंह जी की आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे। तो ये सारी चीज़ों को आप हल्दी घाटी के युद्ध में चित्रों के थ्रू दर्शाया गया है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भामाशाह, अब देखिए ये गणेश जी की प्रतिमा, और इसमें भामाशाह महाराणा प्रताप को धन भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस चित्रण में आप देख सकते हैं। अब आगे चल करके आप देखेंगे रंग बिरंगे जो ग्लासेस हैं, ये बेल्जियम के ग्लासेस होते थे। इनकी खासियत ये होती थी, आप इनके बाहर देख सकते हैं पर बाहर से आपको कोई नहीं देख सकता। तो ये महारानी लोगों के लिए था। तो यहाँ पर महारानी लोग बैठती थी और वो बाहर के नज़ारे देख सकती थी, और पब्लिक से उनको कोई नहीं देख सकता था। और ये देख लीजिए, महाराणा प्रताप अपने चेतक को जब वो हल्दी घाटी के में घायल होकर के शहीद हो गया था तब का है। ये हल्दी घाटी की माटी है, ऐसे सैंपल के तौर पर यहाँ पर रखी हुई है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर ये हल्दी घाटी की माटी होगी और उसके बारे में डिटेल जो है वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। नीका की चौपड़ ये महाराजा रणजीत सिंह द्वितीय द्वारा 1537 से 1572 ईस्वी में जब उनका शासन कहा रहा था तब ये बनवाई गई थी। और ये उनके खेलने के लिए, ये राजा महाराजाओं के खेलने के लिए चौपड़ थी। आप इसको भी देख सकते हैं। ये हल्दी घाटी के युद्ध की तस्वीरें हैं, जिसमें हल्दी घाटी 4 घंटे युद्ध चला था और उसमें पूरी जमी
खून ही खून, हर जगह खून ही खून हो गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध में आप देख सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध की तस्वीरें हैं। तो आप ये देखिए, तो हल्दी घाटी का युद्ध है। ये मीराबाई की भक्ति का भवन है। यहाँ वो मीराबाई किसकी भक्ति में डूबी हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं किसकी भक्ति में डूबी हुई हैं। और फतेह सिंह जी का ये वो है। अब ये प्रेमगिरी गोस्वामी जी की प्रतिमा है और इसके पीछे विष्णु जी की प्रतिमा है। तो इन्होंने ही महाराजा उदय सिंह जी को सलाह दी थी यहाँ पर उदय पैलेस बनाने के लिए, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने 1559 ईस्वी में उदय पैलेस की पहली नींव रखी। तो ये उनकी प्रतिमा है। तो अब देखिए 9 चौकी महल आ गया। इसके बाद आप लक्खू कुंड आ जाएंगे। लक्खू कुंड का मतलब होता है जब महाराणा प्रताप सिंह जी के पोते महाकरण सिंह जी का जब इसमें राज तिलक हुआ था, तो इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के डाले गए थे, इसलिए इसका नाम लक्खू कुंड पड़ा। 1 लाख चांदी के सिक्के से 25,000 नीचे फेंक दिए गए थे, जिसे जनता ने लूट लिया था और जनता में बांट दिए गए थे। बाकी 75,000 को दान पुण्य के काम में लगा दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम लक्खू कुंड पड़ा है। आप ये रंग बिरंगे जितने भी देख रहे हैं, ये तो महारानियों के लिए होते हैं, जो खुले होते हैं वो राजाओं के लिए। जिससे कि रंग बिरंगों से ये होता था कि शीशे लगे होते थे, जिससे महारानी बाहर का नज़ारा देख सकती थी और राजा लोग खुले में देख सकते थे कि महारानी को कोई देख नहीं पाए। और महल में ऐसे ऐसे झरोखे बनाए गए जिससे पूरे शहर का व्यू, लेक का व्यू बड़े आसानी से शाही लोग अपने जगह पर बैठे हुए देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा व्यू आपको जगह जगह में ऐसे ऐसे झरोखे मिलेंगे, ऐसे ऐसी खिड़कियाँ मिलेंगी, जिससे आप शहर का, लेक का व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू आप बड़ी आसानी से अपनी जगह पर बैठे हुए आप देख सकते हैं, जिससे महारानी, राजाओं, राजकुमारों, राजकुमारियों किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से झरोखे या खिड़कियाँ बनाई गई थी। तो उस समय की आप ये वास्तुकला को आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये संत कवि महाराज चतुर सिंह जी हैं, जो अब बाबजी चतुर सिंह जी के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये बहुत बड़े कवि थे। और ये महाराज राज सिंह जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले विश्व में सबसे पहले नदियों को मोड़ने का काम और नदियों को जोड़ने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ किस तरह से प्रोग्रेस हुआ करती थी और किस तरह से लोग इतने समझदार हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं उस समय के प्राचीन ताले, जो दरवाजे अंदर के लिए, बाहर मेन गेट के लिए अलग ताले, अंदर के लिए अलग ताले, और ये सारे तालों का कलेक्शन है जो उस समय यूज़ किया जाता था उस समय। तो आप देख सकते हैं जितने भी झरोखे आपको दिखाई देंगे, ये रानी, महारानी या राजकुमारियों के लिए बनाए जाते थे, जिससे कि बाहर का कोई नहीं देख सके। जो भी ज़्यादातर झरोखे ये रानी महारानियों के लिए ही बनाए गए हैं। और क्योंकि उस समय जब मुग़ल आ गए थे तो पर्दा सिस्टम था, तो रानी महारानियों को कोई बाहर का बंदा नहीं देख सके या पब्लिक नहीं देख सके, इसके लिए ये देखिए सारे झरोखे हैं। और देखिए इसमें कलरफुल ग्लास भी लगे हुए हैं। ये सारा महारानी और राजकुमारियों को बैठने के लिए है। इसके बाद आ गए हैं शिव प्रसन्न अमर विलास। शिव प्रसन्न अमर विलास ये सबसे ऊंचा बिंदु है इस सिटी पैलेस का, जिसे बड़ी महल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको 1699 में राणा अमर सिंह सेकंड ने बनवाया था। और इसमें 104 संगमरमर के स्तंभ में आप देखेंगे तो चलेंगे। और ये उस समय का पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि उस समय कोई पोस्ट ऑफिस नहीं हुआ करता था। तो आप ये समझिए कि कबूतरों को चिट्ठी भेज करके एक जगह से दूसरे भेज कबूतरों को इस्तेमाल किया जाता था। तो आपने ये उस समय का पोस्ट ऑफिस है, उसमें लिखा हुआ था। और आप ये बड़े महल देख सकते हैं, ये 104 खम्भों से निर्मित है, और वो भी सफ़ेद वाइट मार्बल के। और आप ये इसमें देख सकते हैं। और ये लक्खू कुंड हो गया। अब आप ये देखिए, इससे बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, लेक का व्यू भी देख सकते हैं। ये इस तरह से बनाए जाते थे कि पूरे शहर का, लेक का व्यू आप आसानी से देख सकें। अब 12 दिसंबर 1911 को जब ब्रिटिश साम्राज्य के जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी का जब भारत में आगमन हुआ, तो उन्होंने भारत के सारे नरेशों को बुलाया और उनके लिए विशेष कुर्सी का इंतजाम किया। पर इसमें महाराजा फतेह सिंह ने अपने स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिए इस दरबार में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया गया और मेवाड़ के यही एकमात्र कुर्सी खाली रही। इसके लिए 2 कवियों की
भागवनी श्रद्धांजलि इसमें अर्पित है और यहाँ पर उसके लिए 2 श्लोक लिखे गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने ये किया। आप देखिए ये सारा शीश महल है, शीश महल ना कह करके ये महारानियों का महल है। ये लखनऊ आप ये देख, जिसमें जब राजा का वो राज्याभिषेक होता था जिसमें 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते थे, जिसमें 25% जनता में नीचे गिरा दिए जाते थे और बाकी 75% से उनके अच्छे कामों में, जैसे हॉस्पिटल बनाना, इन सब कामों के लिए कर दिया जाता है। यहाँ से शहर का व्यू आप देख रहे हैं, ये झरोखे हैं रानियों के लिए और वो जो खुला था वो राजा राजकुमारों के लिए। पूरे शहर का व्यू यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से बनाए गए थे। तो आप ये सारी चीज़ देखिए, ये देखिए पूरे शहर का व्यू, कितना आलीशान व्यू दिखाई दे रहा है। ये देखिए, देख सकते हैं आप ये 104 संगमरमर के पिलर हैं। ये इसका नाम दे दिया गया है इसका अमर विलास, पर इसमें ऐसा कुछ अमर नाम का कुछ है नहीं है। ये नाम से इंडिकेट है, पर ऐसा इसमें अमरता से इसका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। आप ये देखिए चारों तरफ 104 संगमरमर के बीच में ये टैंक टाइप का, या एक तरह से होली खेलने के लिए इसमें पानी भर करके, रंग डाल करके राज के शाही लोग इसमें होली खेला करते थे। तो आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें, ये होली खेलने के लिए बनाया गया था। और जब होली के अलावा ये महाराणा अमर सिंह सेकंड का इनका पीरियड रहा है। हाथीअगढ़ भी एक बहुत अच्छी जगह जहाँ पर राजा लोग हाथियों की कुश्ती देखा करते थे और वो देखा करते थे कौन सा हाथी युद्ध में शामिल होने लायक है, कौन नहीं है, और कौन सा बूझा ढोने लायक है। तो इसका ध्यान महाराज लोग खुद ही अपनी निगरानी में सारा कुछ ये देखा करते थे। और इसके लिए उन्होंने हाथियों से बहुत ही भावनात्मक प्यार था, इसलिए उन्होंने हाथियों के रखरखाव के लिए अलग से रखरखाव के लिए अलग से निर्माण करवाया था हाथियों की जगहों के लिए। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। देखिए ऊपर से देख रहे हैं तो हाथीअगढ़, नीचे 2 हाथी हैं, उनके मेवात हैं। तो आप देखिए, तो ये ऊपर से महाराज अपनी देखा करते थे हाथियों का, तो कैसे कौन सा हाथी युद्ध में कौन सा खतरनाक है, कौन सा कमज़ोर है, वो सारा कुछ महाराज लोग अपनी निगरानी में ये सारा करते थे। देखिए ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये हाथीअगढ़ वाली जगह है। तो ये सारा कुछ ऊपर से ही देखा किया करते थे। और देखिए ऊपर से ये शहर का व्यू बना रखा है कि जो उदयपुर महल है ये ऊपर से जहाज जैसे लुक का लगता है, जैसा इसमें चित्र में भी दिखाया गया और कहा भी गया है। इसके बाद हमारा कर्ण सिंह के द्वारा ये शीश महल देखेंगे। ये राजस्थान का पहला इकलौता ऐसा शीश महल है जिसका फर्श भी नहीं है, शीशे का बना हुआ है। और शीश महल बनवाने का ये मोटिव होता था कि कम रोशनी, अगर एक बत्ती जलाएं तो उसके रिफ्लेक्शन से प्रकाश चारों तरफ फैल जाए, तो कम रोशनी से ज़्यादा प्रकाश करने का ये मोटिव होता था शीश महल बनाने का। और इसका फर्श भी शीशे का है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के शीश महल, ये पहला शीश महल है राजस्थान का जिसका फर्श शीशे का है। और ये रानी का महल है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर रानी का महल ये राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। तो ये बहुत ही सुंदर प्यारा महल है और राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। उसमें राजा खुद भी रहते थे और रानी के साथ रहते थे। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं ये वाणी विलास है और मेवाड़ की ये पहली लाइब्रेरी है। ये सज्जन सिंह ने बनाई थी। 1874 से 1885 के बीच में उनका शासनकाल रहा और इस शासनकाल में उन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई। और इसके जो आप इस लाइब्रेरी को देख सकते हैं, ये पहली लाइब्रेरी रही है मेवाड़ की। तो आप देखिए, और ये सज्जन सिंह जी ने कविराज श्यामलाल दास जी के निरीक्षण में ये लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। और यहीं पे बैठकर कविराज जी ने मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद की रचना की थी। तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आ गए हैं दीवाने आम। ये आम लोगों के लिए था, यहाँ पर राजा लोग बैठा करते थे और पब्लिक की फरियाद को सुना करते थे और अपना निर्णय भी सुनाया करते थे। तो ये दीवाने आम हैं।
आप देख सकते हैं। और ये नीले नीले रंग का आप जो देख रहे हैं टाइल्स लगे हुए, यहाँ पर ही महाराज बैठा करते थे। और ये सारी टाइल्स चाइना से मंगाई हैं 1712 ईस्वी में। और जो रंग बिरंगे ग्लास देख रहे हैं वो सारा बेल्जियम का ग्लास है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए सारी टाइल्स जो नीले वाली हैं सारी चाइना से मंगाई हुई सारी टाइल्स हैं। और राजा यहाँ से ही बैठा करते थे। यहाँ से आप करणी माता का मंदिर का व्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और दर्शन करने के लिए आपको करणी माता मंदिर ही जाना पड़ेगा, पर यहाँ से करणी माता मंदिर का व्यू आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। अब ये देखिए ऊपर आप देखेंगे तो इसमें सिटी पैलेस के अंदर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। देखिए ऊपर से नीचे तक ये सारा इधर कारीगर भी काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको। ये देखिए पूरा रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है इसमें। और ये कर्नल जेम्स टोड है, 1780 से 1835 के बीच में रहा, तो उनको ये कमरा अलॉट किया गया था। यहाँ पर उन्होंने 3 किताबें लिखी, उन 3 किताबों का संग्रह भी इसी रूम में है। और आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये मयूर चौक है, मयूर चौक में सबसे ऊपर देखिए ये जो गुंबदें हैं इस पर सोने के लगे हुए हैं। ये मेवाड़ की मतलब इंडिपेंडेंस को दिखाता है कि वो किसी एक गुलाम नहीं थे। और आपको मंदिर में भी ये सोने के वो लगेंगे। अगर ऊपर गुंबदों पर सोने के वो लगे हुए मतलब इंडिपेंडेंट थे, वो किसी गुलामी को स्वीकार नहीं करते थे। और अब ये मोती महल है। मोती महल के अंदर ये महारानी की तस्वीर देख सकते हैं। और देखते हैं पुराने दरवाजे, पहले और आपके दरवाजे की फ़ोटो लगाई हुई है यहाँ पर। और ये आप ये देख सकते हैं हाथी दांत के दरवाजे, पहले और आपके ये हाथी दांत के दरवाजे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत माने जाते हैं हाथी दांत के दरवाजे। और आप ये देखिए ये यहाँ पर बीच में रानी महारानियाँ बैठा करती थी और दासियाँ उनको हवा करा करती थी। झूले ऊपर पंखा लगा हुआ है, हिलाती थी, उससे रानी और महारानियों को हवा हुआ करती थी। ये रानी के बैठने के लिए झूला है, आप देख सकते हैं। तो रानी इसमें बीच में बैठ करके झूला करती थी। और ये देखिए हाथी दांत का दरवाज़ा, अब ये नया दरवाज़ा लग गया है, वो हाथी दांत का दरवाज़ा साइड से अलग कर दिया गया है। ये महाराज इसमें बैठा करते थे। ये नीचे कालीन है और चौपड़ खेलने के लिए भी है। ये कालीन आप देखेंगे तो ये कालीन यहाँ के कैदी लोग बनाया करते थे। और ये ऑर्गेनिक सिल्क से बनी हुई कालीन है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ से आपको अंदर महल के अंदर का व्यू भी दिख जाएगा। तो आप ये देखिए सारी चीज़ें। और आप आगे देखिए ये आपको ये रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर से आगे आपको हरे रंग के आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं। यहाँ से सूर्य की किरणें महल के अंदर आया करती थी। और देखिए नीचे ये चौक है, चौक में बीच में होली का दहन हुआ करती थी। और आज भी बीच में यहाँ पर चौक वो बीच में वाइट में बनाया हुआ है, वहाँ पर होली का दहन होती है। और जो परंपरा चली आ रही है वो आज भी चली आ रही है। उस परंपरा का आज भी निर्वहन होता है। तो बीच में अलग से होली दहन के लिए बन रहा है। तो ये जो बीच में आप जगह चल रहे हैं, यहाँ पर ही सूर्य की किरणें पड़ती थी, इसलिए इस जगह का नाम भी सूर्य प्रकाश जगह का नाम है। आगे चल करके आप देखेंगे तो इस जगह को सूर्य प्रकाश जगह कहते हैं। और यहाँ से आप नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये दीवाने आम भी है और वो बीच में चौक बना जहाँ पर होलिका महाराज स्वरूप सिंह जी ने बनवाया था ये। तो आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब महाराज भूपाल सिंह के हम लोग उधर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर उनका एक वॉशरूम आएगा। वो वॉशरूम उनके लिए जो सीट्स थी वो सारी इंग्लैंड से मंगाई गई थी उस समय। तो आप ये सारा इनका वॉशरूम है जो इंग्लैंड से बनाया गया था। आप देख सकते हैं, इनका नाम ही पढ़ सकते हैं, महाराणा भूपाल सिंह। तो 1930 से 1955 था। इन्होंने ही उदयपुर का काफ़ी विकास किया, रेलवे लाइनें, कॉलेज खुलवाना, ये सारी चीज़ें। और देखिए ये इनका रूम है, इस रूम में वो रहा करते थे। तो आप ये देख सकते हैं इनकी ये जो व्हील चेयर है ये सोफ़ा गद्दी टाइप की है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो और यहाँ पर ही जब ये चल नहीं सकते तो इसके इधर ही बगल में इनकी लिफ्ट भी लग रही है जो 1940 ईस्वी में ब्रिटेन से मंगाई गई थी। तो ये सारा आप देख सकते हैं इनका।
ये उनका शयन कक्ष वाला रूम है और बहुत ही सिंपल रहा करते थे। अब महाराजा जगत सिंह जी 1734 से 1751 ईस्वी का उनका टाइम रहा है। तो इन्होंने ये सूर्य चौपाड़ बनवाई थी। सूर्य चौपाड़ में जब बरसात के दिनों में सूरज जी नहीं निकला करते थे या तो सूर्य भगवान के दर्शन के लिए इन्होंने ये चांदी का सूर्य बनवा, सोने का सूर्य है। पहले इसका वज़न 5 किलो से ज़्यादा था, पर सुरक्षा की दृष्टि से इसका वज़न अब कम कर दिया गया। अब इसका वज़न 1 किलो 80 ग्राम के आसपास ही है। तो आप देख सकते हैं। जब बरसात के दिनों में सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुआ करते थे तो महाराजा लोग इसी भवन में आकर के सूर्य भगवान के दर्शन किया करते थे। उसके बाद ही वो खाना अपना भोजन किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब ये छोटी चित्रशाला भी है, आप ये देख सकते हैं। तो अब आप देखिए, छोटी चित्रशाला के बाद आप जब देखेंगे तो मयूर चौक आएगा। मयूर चौक ये मोर है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं। और ये सारा ये दीवाने खास कहलाता था। यहाँ पर राजा लोग अपने कुछ खास मंत्रियों के साथ बैठक करते थे। और ये मयूर चौक या मोर चौक भी कहलाता है। तो यहाँ पर राजा लोग ऊपर से अपना कोई उत्सव त्यौहार मना करते थे। नाच नृत्य कला के सारे संगीत कार्यक्रम वो ऊपर से देखा करते थे, इसलिए इसका नाम मयूर चौक है। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। आपको हर जगह चारों तरफ हर एक में आपको मोर की मूर्ति मिलेगी। तो ये इसलिए इसका नाम मयूर चौक पड़ा। तो आप ये देखिए कितना। तो ये हमारे इसका आखिरी पड़ाव है। इसके बाद हम लोग अब नीचे की तरफ चलेंगे और सिटी पैलेस का ये सारा मोर चौक लिखा है ना, तो ये सारा इसके बाद हम लोग अब नीचे की तरफ चलना है। और ये देखिए लिखा हुआ है, जो गुंबदों पर सोने के लिखे हुए हैं, जो उनके स्वतंत्र राज्य की निशानी को प्रदर्शित करता है। तो जहाँ पर मंदिरों पर महलों की गुंबदों पर ये सोने के लिखे हुए हैं, ये स्वतंत्र राज्य की निशानी को प्रदर्शित करता है। तो ये महल का आखिरी पड़ाव है। अब आखिरी पड़ाव से हम महल से बाहर निकल रहे हैं और आखिरी पड़ाव में हमारा मयूर चौक पड़ा। तो इसके बाद हम नीचे की तरफ निकल रहे हैं। ये माणक महल है, यह कोंच का, ये मैंने बताया था। अब इसके बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं और हमारा सिटी पैलेस का टूर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हों तो अब सिटी पैलेस से बाहर निकल करके हम जिस दरवाजे से बाहर निकलेंगे, ये देखिए तोप है, ये सारी तोपें रखी हुई हैं। अब इस सिटी पैलेस से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हमें जगदीश मंदिर पड़ेगा, और जगदीश मंदिर की गुंबद पर भी सोने के कलश रखे हुए हैं। तो ये भी स्वतंत्रता की एक निशानी है। अगर आपको ये मेरी सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो सिटी पैलेस का टूर अच्छा लगा हो, अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप उसके लिए भी कमेंट करें। ये मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से मेहनत करके बना रहा हूँ, किसी की कोई हेल्प नहीं, कोई टूर गाइड की नहीं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छी चीज़ें लाऊँगा। तो प्लीज़ मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।